हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। दो लफ्ज हैं, एक लफ्ज है एक्यूरेसी का और एक लफ्ज है प्रिसीजन का। ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि एक्यूरेसी और क्या होती है और प्रिसीजन जो है वो क्या होती है। मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा। पहले उन दो एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको आइडिया दूंगा कि एक्यूरेसी से मेरा क्या मतलब होता है, प्रिसीजन से मेरा क्या मतलब होता है। आज जो है हम इनकी जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है एग्जैक्ट उसको हम पढ़ेंगे। पहली एग्जांपल मेरी आपके सामने ये है कि हमारे सामने एक बोर्ड है, वो जो क्या गेम कहलाता है, वो डार्ट्स का जो गेम होता है। और जो डार्ट्स मारते हैं ना, जो एरो हम खींच के मारते हैं तो निशाने पे लगना चाहिए। तो ये डार्ट्स का बोर्ड है। अब इस बोर्ड में आपको पता है बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हुए होते हैं इस तरह से। और आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि इसके बिल्कुल सेंटर में आपको निशाना लगाना होता है। अब लेट्स सपोज हमारे पास हमारे चार का जो है वो पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस कंटेस्ट में। तो इसमें जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो है वो चार पार्टिसिपेंट्स हैं। एक का नाम ए है, और दूसरे का नाम बी है, और तीसरे का नाम सी है, और चौथे का नाम डी है। चारों को मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें। चारों पार्टिसिपेंट्स को हम तीन तीन ऑप्शन देंगे, यानी कि तीन तीन को अटेम्प्ट देंगे। तो ये तीन डॉट्स हैं पर्सन ए के, ये तीन डॉट्स हैं पर्सन बी के, ये तीन डॉट्स हैं पर्सन सी के, और ये तीन डॉट्स हैं पर्सन डी के। अब ये तीनों बारी बारी अपना निशाना लगाएंगे। पहले पर्सन ए जो है निशाना लगाता है। पर्सन ए एक निशाना लगाता है यहाँ पर, एक लगाता है यहाँ पर, एक लगाता है यहाँ पर। ये पर्सन ए के तीनों निशान हैं, अच्छे निशान हैं, सेंटर से काफी करीब हैं। फिर पर्सन बी की बारी आती है। पर्सन बी एक निशाना यहाँ लगाता है, एक यहाँ लगाता है, एक यहाँ लगाता है। फिर बारी आती है पर्सन सी की। पर्सन सी एक निशाना यहाँ लगाता है, एक यहाँ लगाता है और एक यहाँ लगाता है। फिर बारी आती है पर्सन डी की। पर्सन डी जो है वो एक निशाना यहाँ लगाता है, एक यहाँ लगाता है, एक यहाँ लगाता है। ठीक है। तो अब जरा मेरी कमेंट्री सुने आप। मेरी कमेंट्री ये है कि मैं यहाँ पे फैसला करना चाह रहा हूँ कि इनमें से प्रिसाइज कौन था और इनमें से एक्यूरेट कौन था। ये हम फैसला करना चाह रहे हैं। तो जो पहला पर्सन था जिसने एक निशाना यहाँ लगाया था, एक यहाँ लगाया था, एक यहाँ लगाया था, ये पर्सन जो है हमारे हिसाब से एक्यूरेट तो है, प्रिसाइज नहीं है। ठीक है। दूसरा बंदा जिसने तीनों निशाने यहाँ एक ही जगह पे लगा दिए थे, यहाँ पर गलत जगह पे लगा दिए थे लेकिन एक ही जगह पे लगा दिए थे, ये बंदा हमारे हिसाब से प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तीसरा बंदा जिसके सारे निशाने बिल्कुल सेंटर में लगे थे, बिल्कुल सही लगे थे, तो ये बंदा हमारे हिसाब से प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। और चौथा बंदा जो इसके निशाने इधर उधर रैंडम लगे थे, ये हमारे हिसाब से ना तो प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। ये हमारे हिसाब से ना तो प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। तो मुझे बताएं कि एग्जाम्पल देखकर समझ में क्या आया आपके। वर्षा तुम बताओ कि एग्जाम्पल सुन के तुम्हारी क्या समझ में आया, एक्यूरेट होने का क्या मतलब है और प्रिसाइज होने का क्या मतलब है। सर, एक्यूरेट होने का तो ये मतलब है कि जो वैल्यू है वो कितनी क्लोज है अपनी रियल वैल्यू से। ठीक है। और प्रिसाइज है कि वो आपस में मतलब आपस में वो कितने क्लोज हैं। एग्जैक्टली exactly. प्रिसीजन का मतलब है कि वैल्यूज आपस में कितनी क्लोज हैं, चाहे वो सही हो या ना हो। प्रिसाइज होने के लिए सही होना जरूरी नहीं है, रॉन्ग वैल्यूज भी प्रिसाइज हो सकती हैं। तो प्रिसाइज होने का मतलब ये है कि वैल्यूज आपस में कितनी क्लोज हैं। और एक्यूरेट होने का मतलब है कि वैल्यूज जो हैं वो सही कितनी है, कितनी एक्चुअल वैल्यू से कितनी करीब है वो। ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल और भी दे सकता हूँ। फर्ज करें यही चारों लोग जो हैं, इनसे हम कहते हैं कि भाई तुम जो है ना वैल्यू ऑफ जी मालूम करो एक एक्सपेरिमेंट के जरिए। वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू। अब ये चारों जो है पांच पांच दफा जो है वैल्यूज निकालेंगे और फिर उन वैल्यूज का करेंगे एवरेज। ठीक है। तो जो बंदा ए है वो जी की पांच वैल्यूज निकालता है। वो एक वैल्यू निकालता है 9.6, फिर एक वैल्यू निकालता है 10.0, फिर एक वैल्यू निकालता है 9.9, फिर एक वैल्यू निकालता है 9.7 और फिर एक वैल्यू निकालता है 9.8। इसकी पांच वैल्यूज हो गई। फिर वो उसके बाद निकालेगा इन पांचों वैल्यूज का एवरेज। उसका एवरेज 9.8 आ जाता है।
दूसरा बंदा जो है वो वैल्यू निकालता है 9.2, 9.1, 9.2, 9.2, 9.2। जब ये एवरेज निकालेगा तो उसका एवरेज आएगा 9.2। तीसरा बंदा जो है वो वैल्यू निकालता है 9.8, 9.8, 9.7, 9.8, 9.8। ये जब एवरेज निकालता है तो उसकी एवरेज वैल्यू आती है 9.8 आ जाती है। और चौथा बंदा जो है वो वैल्यू निकालता है 1, और फिर 5, और फिर 100, और फिर 200, और फिर 0.1। और उसका एवरेज पता नहीं क्या आ जाता है। इसका एवरेज तकरीबन आ जाएगा कोई, पता नहीं कितना आएगा यार, 60 पॉइंट समथिंग इसका एवरेज आ जाएगा। लेट्स से 60 पॉइंट समथिंग। ठीक है। अब अगर आप इन चारों के बारे में कमेंट करना चाहें कि इन चारों में से एक्यूरेट कौन था और इन चारों में से प्रिसाइज कौन था, तो पहला वाला बंदा जो है वो एक्यूरेट था क्योंकि उसका आंसर सही आ गया 9.8। लेकिन उसके सारे आंसर एक जैसे नहीं थे, तो ये प्रिसाइज नहीं है बंदा। दूसरा वाला बंदा जो है वो प्रिसाइज है क्योंकि इसके सारे आंसर एक जैसे हैं, लेकिन इसका एवरेज जो फाइनल आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। तीसरा बंदा जो है वो एक्यूरेट है क्योंकि उसका फाइनल आंसर सही आ रहा है 9.8। और ये प्रिसाइज भी है क्योंकि उसकी सारी वैल्यूज देखें, पांचों वैल्यूज आपस में बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से। और आखिरी बंदा जो है वो ना तो एक्यूरेट है क्योंकि उसका फाइनल आंसर बहुत ही गलत आ रहा है, और ना ही प्रिसाइज है क्योंकि उसकी वैल्यूज एक जैसी आ रही है। तो बात समझ में आई कुछ कुछ। प्रिसाइज होने का मतलब ये है कि आपकी वैल्यूज सारी आपस में एक दूसरे से क्लोज होंगी, और एक्यूरेट होने का मतलब ये है कि आपकी वैल्यूज आपस में क्लोज हो या नहीं हो, लेकिन अब वो एक्चुअल वैल्यू से क्लोज होंगी, आपका आंसर सही आएगा आखिर में। ये मतलब होता है एक्यूरेट होने का। अब अगर आप दोनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कुछ ना कुछ। इसमें लिखा हुआ है कि एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू और नोन वैल्यू। आपका आंसर जो है वो एक्चुअल आंसर से कितना करीब आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपकी एक्यूरेसी है। आपका आंसर जो है वो ट्रू आंसर से कितना करीब आ रहा है, ये आपकी एक्यूरेसी है। और प्रिसीजन का मतलब क्या है? प्रिसीजन का मतलब ये है कि आपकी जो रीडिंग्स हैं, जो सेट ऑफ मेजर्ड वैल्यूज है, जो सेट ऑफ मेजर्ड वैल्यूज है वो आपस में कितनी क्लोज हैं वैल्यूज, इसको हम प्रिसीजन कहते हैं। ठीक हो गया। चलिए, जो मैंने आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट बताया, अब इससे रिलेटेड हम कुछ पास पेपर के दो चार सवाल करते हैं जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन, अ स्टील रूल कैन बी read to the nearest millimeter. It is used to measure the length of a bar whose true length is 895 millimeter. आपके पास एक स्टील की बार है या कोई भी बार है, उसकी एक्चुअल आंसर आना चाहिए 895 मिलीमीटर, उसका आंसर आना चाहिए। हमने रिपीटेड मेजरमेंट ली इस रूल के जरिए और हमें ये आंसर मिले 892, 891, 892, 891, 891, 892। ये हमने तकरीबन 6 रीडिंग्स निकाली हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आर द रीडिंग्स एक्यूरेट एंड प्रिसाइज टू विद इन 1 मिलीमीटर। क्या ये रीडिंग 1 मिलीमीटर के अंदर एक्यूरेट हैं और क्या 1 मिलीमीटर के अंदर प्रिसाइज हैं? अब देखें, 1 मिलीमीटर के अंदर एक्यूरेट होने का मतलब ये है कि जो आंसर आएगा वो 895 से 1 मिलीमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए। यानी कि आपका आंसर जो है 893 से, सॉरी, आपका जो आंसर आ रहा है वो 894 से 896 के बीच में आना चाहिए। यानी कि 895 से मैक्सिमम 1 मिलीमीटर बड़ा और मिनिमम 1 मिलीमीटर छोटा हो, इससे मजीद छोटा या इससे मजीद बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी कोई भी वैल्यू जो है वो 894 या 895 या 896 नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये 1 मिलीमीटर के अंदर एक्यूरेट तो नहीं। प्रिसाइज विद इन 1 मिलीमीटर का मतलब ये है कि इनका आपस का डिफरेंस 1 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपकी सारी वैल्यूज या तो 892 है या 891 है, और 891 और 892 में सिर्फ 1 मिलीमीटर का फर्क होता है, तो यानी कि ये सारी रीडिंग्स विद इन अ मिलीमीटर प्रिसाइज जरूर है। तो आपका जवाब क्या होगा कि रीडिंग्स जो है एक्यूरेट विद इन 1 मिलीमीटर नो, बट रिजल्ट्स आर प्रिसाइज विद इन 1 मिलीमीटर यस। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। चूंकि आपका एक्चुअल आंसर 895 था, तो ये रीडिंग्स 895 से 1 मिलीमीटर के फासले पे नहीं है। ये सारी रीडिंग्स जो हैं 895 से 4 या 3 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये 1 मिलीमीटर के अंदर अंदर तो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इन सारी रीडिंग्स का आपस का जो डिफरेंस है वो 1 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं है। तो लिहाजा ये 1 मिलीमीटर के अंदर प्रिसाइज जरूर रहेंगे। नेक्स्ट, a voltage is carefully measured with a high quality instrument
and found to be 2.321 volt. Two students using two different methods conclude that the voltage is 2.33 volt and 2.344 volt respectively. So which statement is correct? 2.33 volt is less accurate and less precise than 2.344 volt. 2.33 volt is less accurate and more precise than 2.344 volt. 2.33 volt is more accurate and less precise than 2.344 volt. और आखिरी ऑप्शन है 2.33 वोल्ट इज मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज देन 2.344 वोल्ट। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहले तो एक्यूरेट होने का मतलब समझ लें। एक्यूरेट होने का मतलब ये है कि आपका एक्चुअल आंसर ये है, 2.321 आपका एक्चुअल आंसर है। आपका एक आंसर आ रहा है 2.33, एक आंसर है 2.344। तो एक्यूरेट होने का मतलब ये होता है कि आपका आंसर एक्चुअल वैल्यू से कितना करीब है। अब ये दोनों आंसर्स में से कौन सा आंसर एक्चुअल वैल्यू से करीब है, उसके लिए हम सिंपली ये करेंगे कि दोनों आंसर्स का डिफरेंस निकालेंगे एक्चुअल वैल्यू से। तो जिसका डिफरेंस सबसे कम आएगा वो डिफरेंस जो होगा वो हमारा जो है एक्यूरेसी का फैसला करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पहला आंसर है वो है 2.33। तो हमारा पहला आंसर है 2.33। इसमें से हम एक्चुअल आंसर को माइनस करके देखते हैं, -2.321। तो जरा कैलकुलेटर से माइनस करके बताएं जल्दी से क्या आंसर आ रहा है इसका। मेरे ख्याल में इसका आंसर आएगा 2.33 माइनस टू फिर पॉइंट थ्री आएगा टू वन 0.009। 0.009। यानी कि जो पहली वाली रीडिंग है उसमें और एक्चुअल रीडिंग में सिर्फ 0.009 का डिफरेंस है। अब लेते हैं हम दूसरी वाली रीडिंग। दूसरी फिर वाली रीडिंग है 2.344 माइनस 2.321। इसमें कितना डिफरेंस है? 0.023। 0.023 का डिफरेंस है। तो जो हमारी पहले वाली रीडिंग है 2.33, इसमें और एक्चुअल आंसर में 0.009 का डिफरेंस है। और जो हमारी दूसरी वाली रीडिंग है 2.344, इसमें और एक्चुअल रीडिंग में 0.023 का डिफरेंस है। तो कम डिफरेंस किस में है? फिर 2.33 में। तो 2.33 हमारे हिसाब से क्या हुई? मोर एक्यूरेट हुई। ठीक है, 2.33 हमारे हिसाब से क्या हुई? मोर एक्यूरेट हुई। ठीक। अब दोनों स्टूडेंट्स ने एक एक रीडिंग निकाली है। एक स्टूडेंट निकाली है 2.33 और एक स्टूडेंट ने निकाली है 2.344। अब हमने जो प्रिसीजन का मतलब अभी पढ़ा है उसका मतलब ये है कि रीडिंग्स आपस में कितनी क्लोज हैं। प्रॉब्लम ये है कि दोनों ने तो एक एक रीडिंग निकाली है ना, तो आपस में क्लोज होने का फैसला तो उस वक्त होगा जब वो 10-10 रीडिंग्स निकालेंगे या 5-5 रीडिंग्स निकालेंगे। तो एक सिंगल रीडिंग जो होती है, एक सिंगल रीडिंग के प्रिसाइज होने का क्या मतलब होता है? एक सिंगल रीडिंग के प्रिसाइज होने का मतलब ये होता है कि वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक नापी गई है। एक सिंगल रीडिंग के प्रिसाइज होने का क्या मतलब होता है, इस तरह से एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट के प्रिसाइज होने का भी यही मतलब होता है। एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट या एक सिंगल रीडिंग के प्रिसाइज होने का मतलब ये होता है कि वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक नापी गई है। मिसाल तो एक बंदा कहता है कि एक चीज की लेंथ है 2.23 मीटर और एक बंदा कहता है उसकी लेंथ है 3.23323 मीटर। तो इस बंदे ने जो रीडिंग ली है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ली है और इस बंदे ने जो रीडिंग ली है वो 3 डेसिमल प्लेस तक ली है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस की जो रीडिंग होगी वो मोर प्रिसाइज होगी क्योंकि इसमें ज्यादा डेसिमल प्लेसेस हैं। तो हमारी जो दो रीडिंग्स हैं 2.33 और 2.344, इसमें से जो पहली रीडिंग है वो ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि उसका डिफरेंस एक्चुअल रीडिंग से कम आ रहा है। लेकिन जो हमारी ये वाली रीडिंग है ये ज्यादा प्रिसाइज है। ये ज्यादा प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि इसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक नापा है जबकि पहले वाली रीडिंग को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक नापा है। तो 2.33 जो है वो एक्यूरेट ज्यादा है और 2.344 जो है वो प्रिसाइज ज्यादा है। 2.33 जो है वो एक्यूरेट ज्यादा है और 2.344 जो है प्रिसाइज ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। 2.33 वोल्ट इज मोर एक्यूरेट। जैसे कि मैंने आपके कहा कि 2.33 मोर एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि उसका एक्चुअल आंसर से डिफरेंस कम है। लेकिन जो 2.344 है वो प्रिसाइज ज्यादा है। तो लिहाजा 2.33 वोल्ट जो है ज्यादा एक्यूरेट है और लेस प्रिसाइज है देन 2.344। तो इसने हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है सब लोगों के? क्वेश्चन ये है कि अ मैन ऑफ मास 72.5 किलोग्राम, यानी एक बंदा है उसका जो सही मास है वो 75.2 किलोग्राम है,
uses a set of weighing scales to measure his mass 3 times। वो एक स्केल के जरिए, एक वेट नापने वाली मशीन के जरिए 3 दफा जो है अपना मास, अपना वेट मेजर करता है। ही ऑब्टेन्स द फॉलोइंग रीडिंग्स, तो उसको पहली दफा मास बदलता है 80.2, 80.1, 80.2। So which statement best describes the precision and accuracy of the weighing scale? तो ये पूछ ये रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसकी रीडिंग की एक्यूरेसी और प्रिसीजन को जो है बेस्ट डिस्क्राइब करती है। ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो उसकी एक्यूरेसी को और प्रिसीजन को जो है बेस्ट डिस्क्राइब करती है, ये सवाल है। ठीक है, तो देखें पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि it is not precise to 0.1 किलोग्राम एंड एक्यूरेट टू 0.1 किलोग्राम। देखें आपकी रीडिंग्स आ रही हैं 80.1, 80.2, 80.2, तो ये सबके सब जो है ±1 किलोग्राम के अंदर अंदर जो है प्रिसाइज है या नहीं है। इनमें से दो तो आइडेंटिकल हैं और तीसरी का डिफरेंस सिर्फ 0.1 का है। इसका मतलब ये हुआ कि ±0.1 किलोग्राम के अंदर अंदर प्रिसाइज तो हैं। लेकिन आपका जो एक्चुअल आंसर है वो 75.2 है और आपका आंसर एवरेज आएगा 80.2। तो आपके और एक्चुअल आंसर में तकरीबन 5 का डिफरेंस है, विच इज टू मच। तो ये 0.1 किलोग्राम के अंदर अंदर एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन ये 0.1 के अंदर अंदर प्रिसाइज जरूर है। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है डी में। डी में क्या लिखा हुआ है कि इट इज प्रिसाइज टू 0.1 किलोग्राम, इट इज प्रिसाइज टू ±0.1 किलोग्राम, बट इट इज नॉट एक्यूरेट टू ±0.1 किलोग्राम। ये ±0.1 किलोग्राम के अंदर 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 प्रिसाइज तो है, लेकिन ये 0.1 किलोग्राम के अंदर अंदर एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। A school has a piece of aluminium that it uses for radioactivity experiments। एक स्कूल के पास एक एल्यूमिनियम का पीस है और वो एल्यूमिनियम का पीस वो यूज करता है रेडियो एक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। इट्स थिकनेस इज मार्क्ड एज 3.2 मिलीमीटर, और उसकी जो थिकनेस एल्यूमिनियम की पीस की वो 3.2 मिलीमीटर है। आ स्टूडेंट डिसाइड्स टू चेक दिस वैल्यू, एक स्टूडेंट ने कहा यार चलो इसको जरा चेक करते हैं 3.2 मिलीमीटर है भी या नहीं है। ही हैज वर्नियर कैलिपर्स व्हिच गिव्स मेजरमेंट्स टू 0.1 मिलीमीटर। उसके पास एक तो ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर का, और वर्नियर कैलिपर जो है 0.1 मिलीमीटर तक रीडिंग नाप सकता है। एंड द अदर ऑप्शन इज माइक्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन उसके पास माइक्रोमीटर का है, विच गिव्स मेजरमेंट टू 0.01 मिलीमीटर, और माइक्रोमीटर जो रीडिंग देता है वो 0.01 मिलीमीटर तक की देता है। तो कह रहा है विच स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए? द माइक्रोमीटर गिव्स मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, द माइक्रोमीटर गिव्स मोर प्रिसाइज मेजरमेंट, द वर्नियर कैलिपर गिव more accurate measurement, the vernier calipers give a more precise measurement। हाँ भाई, जरा बताएं इसका क्या आंसर होना चाहिए। हाँ भाई, जैसा आप कोई कमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर। जैद साहब आपके ख्याल में इसका आंसर क्या होना चाहिए? से एक सेकंड का। हाँ, 1 सेकंड ले लें आप। सिर्फ डी। डी आंसर होगा इसका। हाँ तो वजह बताएं क्यों डी आंसर क्यों होगा। सर सिंस वर्नियर, सर हाँ सर 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 नहीं, वर्नियर कैलिपर नहीं सर, बी होगा। क्योंकि माइक्रोमीटर, जो माइक्रोमीटर है वो 2 डेसिमल पॉइंट्स तक हमें देता है, यस, इसलिए वो ज्यादा प्रिसाइज है। देखें अगर आप वर्नियर कैलिपर से कोई चीज नापेंगे तो वो 0.1 मिलीमीटर तक नापेगा, यानी कि उसका आंसर इस तरह से होगा 3.2, 3.1, 3.3। तो ये एक डेसिमल प्लेस तक जाएगा। माइक्रोमीटर जो है वो 2 डेसिमल प्लेस तक नापेगा, 0.01 तक। 0.01 का मतलब है कि उसका आंसर होगा 3.21, 3.22, 3.31, इस तरह से। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक नापता है वो ज्यादा प्रिसाइज होता है। जो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक नापता है वो ज्यादा प्रिसाइज होता है। एक्यूरेट होने का मतलब होता है सही आंसर। अब आपका वर्नियर कैलिपर सही आंसर देगा या आपका माइक्रोमीटर सही आंसर देगा, ये तो आंसर निकालने वाले के ऊपर है ना। अब फर्ज करें आप माइक्रोमीटर ज्यादा प्रिसाइज है लेकिन उससे आंसर आप गलत निकाल देते हैं,
और फर्स्ट एक बंदा जो है वो वर्नियर कैलिपर यूज कर रहा है जो कि कम प्रिसाइज है, लेकिन वो आंसर सही निकाल देता है उससे। तो एक्यूरेट होने का ताल्लुक वर्नियर कैलिपर से या माइक्रोमीटर से नहीं है, एक्यूरेट होने का ताल्लुक जो है वो आंसर निकालने वाले से, एक्यूरेट होने का ताल्लुक जो है आंसर निकालने वाले से। तो वो लिहाजा हम हमें नहीं पता है कि माइक्रोमीटर ज्यादा एक्यूरेट आंसर देगा या वर्नियर कैलिपर ज्यादा एक्यूरेट आंसर देगा, लेकिन हमें ये पता है कि माइक्रोमीटर ज्यादा प्रिसाइज आंसर देगा, क्योंकि माइक्रोमीटर जो है वो ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर देगा, दैट्स वाई। तो इसका आंसर होगा द माइक्रोमीटर गिव्स अ मोर प्रिसाइज रीडिंग। माइक्रोमीटर आपको एक ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग देता है। नेक्स्ट, a paperback book contains 210 sheets of paper. Its thickness is measured with a ruler as shown. So what is the average thickness of one sheet of the paper in the book? एक बुक है, उसमें टोटल 210 शीट्स हैं। आपने पूरी बुक की थिकनेस मालूम की तो स्केल पर इसकी थिकनेस ये आ रही है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? यहाँ से। ये कितना है? 0.9 सेंटीमीटर। और खत्म यहाँ पर हो रही है। ये कितना है? 3.6 सेंटीमीटर। तो थिकनेस ऑफ बुक कितनी हुई? थिकनेस ऑफ बुक होगी 3.6 सेंटीमीटर माइनस 0.9 सेंटीमीटर। तो थिकनेस ऑफ बुक होगी 2.7 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है कि एक सिंगल शीट ऑफ पेपर की थिकनेस क्या होगी। तो आप पूरी बुक की थिकनेस को आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर से। लेकिन आप एक चीज को ध्यान में रखें, ये स्केल कौन सी यूनिट में है? ये स्केल सेंटीमीटर्स में है, जबकि आपको उसने जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं वो किस में दिए हुए हैं? मिलीमीटर्स में दिए हुए हैं। तो पहले जो आपकी रीडिंग सेंटीमीटर में आई है उसको आप मिलीमीटर में चेंज कर लें। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे चेंज करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 10। तो 2.7 को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हो जाएगा 27 मिलीमीटर्स। तो पूरी बुक की थिकनेस हो गई 27 मिलीमीटर्स। और इसमें पेजेस कितने हैं टोटल? पेजेस के अंदर हैं 210। तो डिवाइड बाय 210 करेंगे तो एक पेज की थिकनेस आ जाएगी। तो डिवाइड करके बताओ, 27 डिवाइड बाय 210 क्या आंसर आ रहा है? 0.0 0.13 टू 85, मतलब 0.13 हो गया ना, राउंड ऑफ करके।